हाँ जी दोस्तों नमस्कार। आपने पढ़ रहे हैं अजमेर के चौहान। अजमेर के कह लो या पादलक्ष के कह लो, ठीक है, या सांभर के कह लो या शाकंभरी के कह लो, एक ही बात है, ठीक है। और इसी कड़ी के अंदर आज जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है शासक विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है जी। अजमेर के चौहानों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा है? विग्रहराज चतुर्थ। इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। कौन सा शासक है? विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है जी। ये जो शासक है ये अपनी गद्दी पर बैठता है 1153 ईस्वी में, ठीक है। कई जगह पर यह 1158 भी लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि इससे पहले जो शासक था जो कि था अर्णोराज, वो हमने पढ़ा था कि 1155 तक शासन करता है। तो इस हिसाब से 1153 सही नहीं है तो 58 भी हो सकता है, लेकिन कई जगह पर 1153 ईस्वी मिलता है। तो ये 1153 में बैठता है और 1169 और 70 ईस्वी तक गद्दी पर शासन करता है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, ये गद्दी पर बैठता है और शुरू में सबसे पहले ये क्या करता है? अपने दुश्मन यानी कि गुजरात पर हमला करता है, ठीक है जी। कहाँ पर हमला करता है? गुजरात पर। और इस समय गुजरात में बैठा है कुमारपाल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कुमारपाल ने विग्रहराज के जो पूर्वज थे, जिनमें एक नाम आता है अर्णोराज, जिनको कि पराजित किया था और पराजित करके बहुत सारे प्रदेश इसने छीन लिए थे। उसी का बदला लेने के लिए ये कुमारपाल पर आक्रमण करता है और इससे पाली, नाडोल, जालोर, चित्तौड़ के क्षेत्र जीत लेता है, ठीक है जी। पाली, नाडोल, जालोर और चित्तौड़ के जो क्षेत्र होते हैं ये इनसे वापस छीन लेता है। यहाँ पर इसके सामंत बैठे थे, यानी कि कुमारपाल के सामंत कहाँ पर बैठे थे? पाली, नाडोल, जालोर और चित्तौड़ में। तो बात करें नाडोल की, तो यहाँ पर तो बैठा था इसका सामंत कुंतपाल, जिसकी कि इसने हमला किया और इसकी हत्या कर दी, ठीक है। जालोर को इसने बुरी तरह जला दिया, यानी कि आग लगा दी, ठीक है जी। उसके बाद है चित्तौड़, और चित्तौड़ में बैठा था इसका सामंत जिसका नाम था सज्जन सिंह। ये भी इनके आक्रमण में मारा गया, ठीक है जी। अजमेर के तो ये थे ही, अजमेर में तो शासन कर ही रहे थे। इसके साथ साथ अब पाली, नाडोल, जालोर, चित्तौड़ का क्षेत्र भी इनके कब्जे में आ गया। शक्ति बढ़ी, साम्राज्य बढ़ा, तो अब आगे महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ेंगी। उसी कड़ी के तहत ये आक्रमण करते हैं दिल्ली पर और दिल्ली को जीत लेते हैं, ठीक है जी। कैसे जीत लेते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है जी? दशरथ शर्मा। ये कहते हैं कि जो अजमेर के चौहान हैं, ठीक है, अजमेर के या पादलक्ष के या सांभर के जो चौहान हैं, उन चौहानों में जो विग्रहराज चतुर्थ है, इसका जो काल है, इस काल को कहा गया है कि अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल। कौन सा काल कहा गया है? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल का मतलब ये होता है कि इसके काल में बहुत ही उन्नति हुई थी चारों तरफ, या यूं कह सकते हैं इसके क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ था, ठीक है जी। चहुमुखी विकास का मतलब ये हुआ कि चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से मतलब इसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश जीते। इसमें अपने बात कर चुके हैं, कुमारपाल को हराया, दिल्ली जीती, ठीक है। उसके अलावा भी बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जीतें दर्ज की। उसके अलावा क्या आएगा कि इसने निर्माण करवाया, वो अपने पढ़ेंगे क्या क्या निर्माण करवाया। उसके अलावा ये कवि था, साहित्यकार था, साहित्यों को इसने आश्रय दिया था, तो इसका मतलब इसके काल में साहित्य वगैरह का भी वर्णन आता है, यानी कि साहित्य की रचना हुई, ठीक है जी। तो इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। और हम बात करते हैं, एक लेख आता है जिसका नाम है जी बिजोलिया लेख। बिजोलिया लेख के अंदर लिखा गया है कि विग्रहराज चतुर्थ ने ढिल्लिका तथा असिका का मतलब है हांसी और ढिल्लिका का मतलब है दिल्ली, ठीक है जी। ढिल्लिका का मतलब दिल्ली और असिका का मतलब क्या है? हांसी, ठीक है। तो बिजोलिया लेख क्या कहता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने ढिल्लिका और असिका पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि दिल्ली और असिका पर अधिकार किया था। एक लेख आता है
जो लेख है दिल्ली शिवालिक लेख। कौन सा लेख है? दिल्ली शिवालिक लेख। ये जो लेख है दिल्ली शिवालिक लेख, ये पुरातन नहीं कह सकते, मौर्य शासक था एक जिसका नाम था अशोक। इस अशोक ने पूरे भारत के अंदर जगह जगह पर अभिलेख लगाए थे और इसी कड़ी में इसने एक लेख लिखवाया था जिसका नाम था टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख या स्तंभ लेख, इस प्रकार से स्तंभ की तरह होता है, ठीक है। टोपरा लेख लिखवाया था और उस पर ऊपर तो इसने अपने धम्म वगैरह के बारे में लिखवाया था और इसी लेख पर विग्रहराज चतुर्थ अपने बारे में लिखवाता है इसी के नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विग्रहराज चतुर्थ का जो दिल्ली शिवालिक लेख है वो किस लेख पर लिखा हुआ है? टोपरा लेख पर। और ये टोपरा लेख किसका है? अशोक मौर्य का। तो अपने कह सकते हैं कि अशोक मौर्य के टोपरा लेख पर ही दिल्ली शिवालिक लेख जो विग्रहराज चतुर्थ का है वो लिखवाया गया था, ठीक है जी। और इसी कड़ी में आगे अपने बात करते हैं कि इस लेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो इससे हमें जानकारी ये मिलती है कि इस लेख के अंदर विग्रहराज चतुर्थ ने अपने बारे में क्या लिखवाया है। इसने लिखवाया कि मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से मुसलमानों को या तुर्कों को बाहर निकाल दिया है। संपूर्ण आर्यावर्त, आर्यावर्त का मतलब होता था उस टाइम भारत को आर्यावर्त माना जाता था। तो क्या कह रहे हैं दिल्ली शिवालिक लेख में कि मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से मुसलमानों को, तुर्कों को बाहर निकाल दिया। तुर्कों को बाहर निकाल दिया तो मतलब दिल्ली में तुर्कों का शासन था उस टाइम, उनको फिर वहां से बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब दिल्ली को इसने जीत लिया था। आगे और भी कुछ लिखता है, आगे ये लिखता है कि मैं चाहूंगा कि मेरे जो उत्तराधिकारी हैं, मैं चाहूंगा मेरे उत्तराधिकारी तुर्कों को अटक नदी तक सीमित कर दें। कहां तक सीमित कर दें? अटक नदी तक, ठीक है। इसको इरेज करके दोबारा से आपको बताता हूं। अटक नदी का मतलब क्या है? ये जो भारत का जो नक्शा है, यहां पर है अपने पाकिस्तान और यहां पर पाकिस्तान की आती है रावलपिंडी और इसी के पास है, इसी के आगे है अटक नदी। तो उस टाइम जो भारत का जो प्रदेश था वो यहाँ तक माना जाता था। इसीलिए विग्रहराज कहता है कि मैंने भारत से मुसलमानों को बाहर कर दिया, तुर्कों को बाहर कर दिया। अब मैं चाहूँगा कि आगे जो मेरे उत्तराधिकारी आएंगे वो इन तुर्कों को यहीं तक सीमित कर दें, यानी कि अटक नदी से आगे ना बढ़ने दें। एक तो है ये अटक नदी यानी कि अटक, और एक पड़ता है यहाँ पर उड़ीसा में कटक। आप लोगों ने सुना होगा कि आगे मराठा साम्राज्य जो आता है उस टाइम भी वहाँ पर जो मराठा जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा बोला जाता है कि हम चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक अटक से कटक तक भगवा नहीं फहरा देंगे। तो इस प्रकार से ये अटक नदी तक के क्षेत्र को भारत का क्षेत्र माना जाता था और यही विग्रहराज की चाहत थी कि मेरे उत्तराधिकारी अटक नदी से पीछे पीछे तुर्कों को रोक दें, ठीक है जी। तो इस बात से भी हमें पता चला कि दिल्ली को किसने विजित कर लिया था? विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ रहे थे दशरथ शर्मा, और दशरथ शर्मा भी ये बात कहता है कि जब विग्रहराज ने दिल्ली को जीता तो उस समय यहाँ पर राजा तंवर शासन कर रहे थे जो कि तोमर वंश से संबंधित थे। तो दशरथ शर्मा क्या कर रहे हैं कि राजा तंवर को पराजित करके दिल्ली को किसने जीता? विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। तो यहाँ से एक बात निकल कर ये आती है कि अब अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि हमें दिल्ली विजय का पता हमें कहाँ से चला, तो इसके अपने को 3 प्रूफ मिल रहे हैं अभी तक कि एक तो दशरथ शर्मा कह रहे हैं कि इसने दिल्ली विजित की, एक कह रहा है दिल्ली शिवालिक लेख और एक कह रहा है बिजोलिया का लेख। इन तीनों से ही हमें क्या पता चला है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीत लिया था, ठीक है जी। ये थी इसकी दिल्ली विजय। इसके अलावा हमने जो पढ़ा है बिजोलिया लेख, बिजोलिया लेख से इसके मथुरा और भरतपुर के बीच एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है बदानक। कौन सा क्षेत्र है? बदानक। और इस बदानक की विजय की भी सूचना मिलती है हमें किससे? बिजोलिया लेख से, ठीक है। ये तो थी इसकी जीतें, आगे भी एक आधी जीत पड़ेंगे। अब बात करते हैं इसके निर्माण से संबंधित, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने काल में एक बहुत ही बढ़िया एक निर्माण करवाया था, या कह सकते हैं संस्कृत भाषा को लेकर इसने एक सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था। और ये करवाया कहाँ था? इसने एक बनवाया था
सरस्वती मंदिर, और यहीं बनवाया था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। पाठशाला मतलब कह सकते हैं कि एक संस्कृत का एक स्कूल खुलवाया था, विद्यालय खुलवाया था या पाठशाला खुलवाई थी, जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। ठीक है जी। अब आगे क्या होता है कि कुछ समय बाद जब इसी से संबंधित, चौहानों से संबंधित एक शासक आएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उस समय आक्रमण होता है मोहम्मद गौरी का, और गौरी इसको पराजित कर देता है, गौरी जीत जाता है। ठीक है, भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करता है और अपने उत्तराधिकारी के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पर बिठा देता है। ठीक है, अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये राजस्थान में आता है और यहाँ पर आकर इस सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तुड़वा देता है। ठीक है, ये क्या करवा देता है? तुड़वा देता है, और तुड़वा कर इसका निर्माण, कह सकते हैं कि अगर मान लो ऐसे बनी हुई है तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको तुड़वा देता है और ऊपर के पार्ट को तुड़वा कर इसी पाठशाला को मस्जिद का रूप दे देता है, यानी एक मस्जिद बना देता है, और इसका नाम पड़ जाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। कौन सा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको तुड़वाकर? सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, या कह सकते हो सरस्वती मंदिर को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया। अब इसके बारे में अलग अलग तथ्य हैं, कोई कहता है 2.5 दिन में बनाया है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट और है कि यहाँ पर एक पीर है जिनका नाम है पीर पंजाब शाह। इनका यहाँ 2.5 दिन का उर्स भरता है। उर्स यहाँ कह सकते हैं, उर्स का मतलब है कि मेला भरता है। कितने दिन का? 2.5 दिन का। कौन सा? पंजाब शाह का। कुछ कहते हैं कि इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोला जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने निर्माण करवाया था, इन्होंने यानी कि विग्रहराज चतुर्थ ने एक गांव बसाया था जिसका नाम था बीसलपुर। कौन सा गांव? बीसलपुर गांव। और यहीं पर इन्होंने एक झील बनवाई जिसका नाम था बीसलसर झील। कहाँ पर बनाई? बीसलपुर गांव में। और इसी झील के पास एक भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया, शिव कनेश्वर। कौन सा मंदिर था? शिव का गोकर्णेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? शिव का जो गोकर्णेश्वर मंदिर था, बीसलसर झील के पास। ठीक है जी, ये था। अगर बात करें इस झील को वर्तमान में, तो वर्तमान में इसको कहा जाता है बीसलिया। कौन सी झील कहा जाता है? बीसलिया भी कहा जाता है, या विसल्या या बीसलिया, इस प्रकार से भी इसका नाम लिया जाता है। ये थे इसके निर्माण से संबंधित मुख्य बातें। अब आगे बात करें साहित्य से संबंधित या नाटकों से संबंधित, तो 2 महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं इसके काल की। एक तो है हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक किसने लिखवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। हरिकेली या कह सकते हैं हरकेली नाम भी पड़ता है। ये जो नाटक था, ये नाटक इन्होंने लिखवाया था, एक इतिहासकार आए हैं पहले, भारवी, साहित्यकार आए हैं। कौन से? भारवी। और भारवी ने एक लिखवाया था किरातार्जुनियम। कौन सा? किरातार्जुनियम। इसी को आधार बनाकर हरिकेली नाटक लिखा गया था। असल में इसमें क्या था? किरात का मतलब होता है शिकारी। तो कहने का मतलब है कि भगवान शिव ने शिकारी का रूप लेकर किरात प्लस अर्जुन से युद्ध किया था। अर्जुन कौन सा? महाभारत वाला अर्जुन। तो यानी कि शिव और अर्जुन के मध्य युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध को आधार बनाकर लिखा गया था किराता अर्जुनियम। और इसी किराता अर्जुनियम को आधार बनाकर नाटक लिखा गया हरिकेली या हरकेली। और यहाँ भी हर का मतलब है शिव। ठीक है जी, तो ये कह सकते हैं आप कि शिव को समर्पित था। एक नाटक की और रचना हुई है यहाँ पर। एक इनके दरबारी थे जिनका नाम था सोमदेव। उन्होंने नाटक की रचना की थी जो था ललित विग्रह राज। कौन सा? ललित विग्रह राज। किसने लिखा था? इनके दरबारी सोमदेव ने। इस नाटक के अंदर क्या था? जैसे ये तो धार्मिक नाटक हो गया शिव को संबंधित, ये था प्रेम से संबंधित। प्रेम से संबंधित कैसे? कि विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है जी, विग्रहराज चतुर्थ ने एक क्षेत्र आता है इंद्रपुरी। कौन सा? इंद्रपुरी, या कह सकते हो सकता है ये इंद्रप्रस्थ की बात कर रही हूँ। यहाँ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था देसल दे। क्या नाम था? देसल दे या देसल देवी। ठीक है, ये बसंतपाल की पुत्री थी जो यहाँ का शासक था। इस बसंतपाल की पुत्री राजकुमारी देसल देवी के साथ प्रेम संबंध था किनका? विग्रहराज चतुर्थ का। और इसी को
दर्शाया गया था इस ललित विग्रह राज में। किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। ये जो दोनों नाटक हैं, ये दोनों नाटकों की पंक्तियां लिखी हुई मिलती हैं हमें सरस्वती मंदिर में। कौन से? सरस्वती मंदिर। यहाँ कह सकते हो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, यहाँ कह सकते हो 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा यहाँ पर लिखी हुई मिलती हैं हमें हरिकेली और ललित विग्रह राज से संबंधित जो पंक्तियाँ। ठीक है, तो मेन तो अपने कहेंगे कि कंठाभरण पाठशाला पर मिलता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा तो बाद में बनाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ना, लेकिन बाई चांस अगर ये चीज़ ना आए ऑप्शन में 2.5 दिन का झोंपड़ा आ जाए तो फिर ये सही है। अगर ये सारे आते हैं तो फिर वहाँ पर सरस्वती पाठशाला ही आएगी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे इस घटना की, इनके प्रेम संबंधों की। तो इसी टाइम क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो इसी टाइम लाहौर के अंदर एक शासक बैठा था, गजनी शासक, जिसका नाम था खुसरव शाह। कौन सा शासक था? खुसरू शाह या खुसरव शाह। ये करता है आक्रमण विग्रह राज की तरफ, यानी कि अजमेर की तरफ आक्रमण करता है और ये पहुंच जाता है सेना लेकर बघेरा नामक जगह पर। और ये जगह पड़ती है शेखावटी प्रदेश में। और शेखावटी प्रदेश में, जो शेखावटी प्रदेश का जो हिस्सा अजमेर की तरफ है, अजमेर के पास है, वहाँ पर पड़ती है ये बघेरा नामक जगह। यहाँ तक पहुँच जाता है सेना लेकर और उधर से विग्रह राज चतुर्थ आता है और इनमें यहाँ पर युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर खुसरो शाह बुरी तरह पराजित हो जाता है और वापस लौट जाता है, यानी कि बघेरा नामक जगह पर इनको पराजित करके वापस कौन भगा देता है? विग्रह राज चतुर्थ। ठीक है जी, ये एक और विजय थी इनकी। अब आगे बात करें इनकी उपाधियों की या इनके दरबारियों की, या कह सकते हो दरबारी जो विद्वान थे उनके बारे में बात करें तो एक तो अपने पढ़ चुके हैं कि नाम आया था सोमदेव, जिसने क्या लिखा था? ललित विग्रह राज। वो तो इनको उपाधि देता है, इनको कहता है विग्रह राज चतुर्थ को कि ये विद्वानों में सर्वप्रथम। कौन से हैं? सर्वप्रथम। एक इसके अलावा एक और उपाधि मिलती है इनकी। उपाधि की बात करें तो एक तो ये होगी, एक उपाधि मिलती है बीसल देव की। तो बीसल देव किसको कहा जाता है? विग्रह राज चतुर्थ को। ठीक है जी, और सोमदेव कह रहे हैं विद्वानों में सर्वप्रथम। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है ज्ञानक, और ज्ञानक इनको कहता है कवि बांधव। तो कवि बांधव की उपाधि कौन दे रहा है? ज्ञानक। ठीक है जी, उसके अलावा एक व्यक्ति है जिसका नाम है कील हॉर्न, और कील हॉर्न इनके बारे में कहता है कि विग्रह राज चतुर्थ जो हैं उनकी अगर अपने तुलना की बात करें तो अपने तुलना कर सकते हैं कालिदास और भवभूति से। ठीक है, तो कील हॉर्न किसके साथ तुलना कर रहा है? कालिदास और भवभूति के साथ। किसकी? विग्रह राज चतुर्थ की। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि विग्रह राज की तुलना कालिदास या भवभूति के साथ किसने की थी? तो नाम आएगा कील हॉर्न ने। ठीक है, इसके अलावा इनके एक और दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था धर्मघोष सूरी। कौन सा था? धर्मघोष सूरी, और ये जैन विद्वान थे। ठीक है जी, कौन से थे? जैन विद्वान। इनके कहने पर विग्रह राज चतुर्थ ने एकादशी के दिन, कौन से दिन? एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। तो किसके कहने पर पशु हत्या पर रोक लगाई? धर्मघोष सूरी, जो कि जैन विद्वान थे। एक विद्वान और हैं जैन विद्वान जिनका नाम है जिनदत्त सूरी, और ये भी जैन विद्वान थे। इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि उस टाइम ये एक प्रचार कर रहे थे, और प्रचार वो ये कर रहे थे कि ये कह रहे थे क्षत्रियों को कि आप हथियार छोड़ दो, यानी कि अहिंसा का रास्ता छोड़ दो और हथियार छोड़कर आप व्यापार करो। यानी इनको हथियार छोड़कर व्यापार करने का सलाह या संदेश कौन दे रहे थे? जिनदत्त सूरी। तो ये जो बात कर रहे थे उस टाइम, अगर मान लो ये लोग हथियार छोड़ दें, जैसे चौहान ही रक्षा कर रहे थे भारत की उस टाइम तो, ठीक है, और इन हथियारों के द्वारा कर रहे थे क्योंकि लगातार बाहरी आक्रमण हो रहे थे, और अगर हथियार छोड़ दिए जाए, व्यापार करना शुरू कर दिया जाए तो उनको रोकेगा कौन? फिर लगातार वो तो फिर लूटपुट चलती ही रहेगी। तो ये था अपना विग्रह राज चतुर्थ, जिसके बारे में पूरी डिटेल से आपने पढ़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।